हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम आलोक है और आज हम फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज को समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं कि ये हमारा एक मेटेलिक कंपोनेंट है, मींस मेटेलिक रॉड है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। करंट को आई से डिनोट कर देते हैं और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए मेटेलिक कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I means current. Potential difference of a metallic component is directly proportional to current means I. I के directly proportional होता है dear student। अब अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। डियर स्टूडेंट, वेयर V is equal to voltage or potential difference of a metallic component, I current and R resistance। डियर स्टूडेंट, अब अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग अगर खींचे, वोल्टेज एंड करंट के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को खींचते हैं तो इस स्लोप से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। कैसे मिलता है? हम इसको अगर देखें तो इस स्लोप को हम कह सकते हैं V अपन I। हियर हमारे पास है, हम जानते हैं V इक्वल टू आई है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। मीन्स अगर हम वोल्टेज और करंट I के बीच में एक स्लोप करें, एक स्ट्रेट लाइन खींचे, तो इसके स्लोप से हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे हमारा स्लोप इंक्रीज होगा, किस केस में? वोल्टेज और करंट के केस में, मींस वोल्टेज और करंट में जब के बीच में जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है जैसे जैसे ये हमारा स्लोप इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। मींस स्लोप में अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसमें एक कंडीशन हमारे पास और बनता है। एक कंडीशन ये है कि अगर हम करंट I और वोल्टेज के बीच में स्लोप खींचे तो इससे क्या हो जाता है? इससे ये हो जाता है कि हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है I अपन V। मतलब यहां पे हमारा जस्ट अपोजिट हो गया, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 1/R हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? करंट I और V के बीच में अगर स्लोप हम खींचते हैं तो इस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस होगा स्लोप बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होगा। मींस I और V के बीच में स्लोप खींचेंगे जैसे जैसे, स्लोप जैसे जैसे इंक्रीज होगा, स्लोप इंक्रीज होने पर हमारा रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, CBSE ने एक क्वेश्चन पूछा कि उसने वोल्टेज एंड करंट के बेस पूछा। वोल्टेज एंड करंट I के बीच में स्लोप खींचा और इसमें तीन स्लोप उसने बनाए। इसको बनाया सपोज R3,
इसको बना लिया R1 और इसको बना लिया R2। डियर स्टूडेंट, सीबीएसई ने कहा आप इस फिगर के थ्रू आप रेजिस्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आप सेट करो। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वोल्टेज और करंट के बीच में जब स्लोप खींचते हैं, जब स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो जैसे जैसे हमारा स्लोप इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक किसके पास रेजिस्टेंस है, R3 के पास है। उसके बाद किसके पास है, हमारे पास R1 के पास है। फिर किसके पास है, R2 के पास है। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा स्लोप इंक्रीज होता जाएगा, रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे स्लोप भी क्या, वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मींस यहाँ वोल्टेज और करंट के बीच में स्लोप खींचा गया है, यहाँ पर वोल्टेज और आई के बीच में खींचा, आई एंड वोल्टेज के बीच में खींचा गया है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा ओम्स लॉ है। इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।